हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रैक विद एमसीक्यू। क्रैक विद एमसीक्यू में आप सभी का स्वागत है। जैसा आप सभी को पता है कि हमारा लूसेंट सीरीज चल रहा है। 2 महीने का टारगेट है, 2 महीने में किसी तरह से इसे ख़त्म करना है। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए हमने एक लूसेंट का रिवीजन सीरीज स्टार्ट किया। रिवीजन सीरीज में आपको जो है हम होमवर्क पहले देते हैं, उसके बाद आपको यहाँ पे रिवीजन करवा देते हैं। देखिए, पढ़ तो सब लेते हैं लूसेंट को, पर उनसे याद नहीं हो पाता। इसी को देखते हुए हमने एक रिवीजन के तौर पे यहाँ पे आपको एक वीडियो बनाकर पेश करूँगा आपके सामने, और उसको आपको सुनना है। जो होमवर्क आपको मैं दूंगा उस होमवर्क को आप करके आइएगा, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा तो आपको जो है बहुत क्लियर और बहुत अच्छी तरीक़ा से समझ में आने वाला है इस वीडियो। यहाँ से होगा आपका ये कि कहते हैं ना कि सुनने से मतलब पढ़ने से ज़्यादा, देखने से ज़्यादा आप सुनने पर ज़्यादा विश्वास करें। सुन लेते हैं ना आप, तो वो आपके दिमाग में ज़्यादा देरी रहता है। ठीक है, तो सुनिएगा तो आपको यहाँ पे बहुत फ़ायदा होगा। जो फर्स्ट टाइम हमारे इस चैनल पे हैं तो उससे एक गुजारिश है कि आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उससे ज्वाइन कर लीजिएगा। जो भी होमवर्क होती है वो सारे होमवर्क टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद कल होकर यहाँ पे वीडियो बनाई जाती है और उस पर होमवर्क पे जो दिया गया है वो यहाँ पे रिवीजन करवाया जाता है, और रिवीजन लाइन बाय लाइन करवाया जाता है। एक एक लाइन करके रिवीजन करवाया जाता है। क्या है नहीं है पूरा रिवीजन कर आप यहाँ पे हो जाएगा। आप एक बार अगर वहाँ पढ़ लीजिएगा तो यहाँ आपको क्लियर सब कुछ दिखाई देने लगेगा। ठीक है, सब कुछ यहाँ पे सुनने को मिलेगा जो आपको याद हो जाएगा। चलिए, इसी सिलसिले को हम आगे बढ़ाने के लिए आपसे एक रिक्वेस्ट और करना चाहते हैं कि आप किसी ज़रूरतमंद को, अगर आप देख रहे हैं आपको नहीं ज़रूरत है, तो किसी ज़रूरतमंद को हेल्प कर दीजिए, यानी शेयर कर दीजिए, उसको हेल्प हो जाए। ठीक है, चलिए चलते अपने सबसे पहले रिवीजन की तरफ। सबसे पहले हम अगर बात करते हैं सर, तो देखिए यहाँ पे हम आधुनिक भारत का स्टार्ट किए लूसेंट से। तो हम बात के सबसे पहले करेंगे उत्तरकालीन मुगल सम्राट, यानी औरंगजेब 1707 तक राज किए। उसके बाद जो उत्तराधिकारी हुआ उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे हम बहादुर शाह जफर के बारे में। बहादुर शाह जफर प्रथम के बारे में बात करेंगे। इसका कार्यकाल जो था 1707 से लेके 1712 तक था। देखिए, लगभग 2 वर्षों के उत्तराधिकार के संघर्ष के बाद, यानी 63 वर्षीय शहजादा मुअज्जम, जिसे मुअज्जम कौन था? मुअज्जम जो औरंगजेब का सबसे बड़ा बेटा था। जो मुअज्जम किसके नाम से, यानी शाह बहादुर शाह जफर को मुअज्जम के नाम से जाना जाता है। क्या नाम से जाना जाता है? तो मुअज्जम के नाम से जाना जाता है। औरंगजेब का ये सबसे बड़ा बेटा था। देखिए सर, औरंगजेब का 4 बेटा था। पहला था मुअज्जम, दूसरा था मोहम्मद आजम, तीसरा था काम बख्श, और चौथा एक उसमें दिया हुआ नहीं, उसका नाम था मुराद। ठीक है, क्या किया मुअज्जम और ये मोहम्मद आजम को और काम बख्श को मुअज्जम ने, यानी बहादुर शाह प्रथम ने अपने भाइयों को मार कर, यानी हत्या कर कर अपने गद्दी पर बैठा था। उत्तराधिकार के युद्ध में, यानी उत्तराधिकार के युद्ध में अपने भाइयों को मार कर गद्दी पर कौन बैठा था? तो बहादुर शाह प्रथम, जिसे मुअज्जम के नाम से भी जाना जाता है। मुअज्जम जो था औरंगजेब का सबसे बड़ा बेटा था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अपने भाइयों को हराने के बाद जो है इसने बहादुर शाह प्रथम अपने आप को कहा, यानी बहादुर शाह प्रथम का से अपने राज गद्दी पर आके बैठा। ठीक है, इसका कार्यकाल कितना से कितना है? 1707 से 1712 तक। अब इसमें ये कह रहा है कि गुरु गोविंद सिंह जो थे वो बहादुर शाह का उत्तराधिकार युद्ध में, यानी उत्तराधिकार के युद्ध में गुरु गोविंद सिंह ने बहादुर शाह का साथ दिया था। क्वेश्चन आपसे पूछ लिया, अच्छा ये बताइए वो कौन सिख के गुरु थे जिसने बहादुर शाह को उत्तराधिकार में आपको साथ दिया था? तो हमारा कौन हो जाएगा? गुरु गोविंद सिंह हो जाएगा। देखिए, मुगल से स्वतंत्र होने वाले राज्यों एवं उसके संस्थापक, यानी जब औरंगजेब जो है, औरंगजेब 1707 में उसका डेथ जब हुआ था, उसके बाद बहुत सारा ऐसा राज्य था वो क्या किया? अपने स्वतंत्र हो गया, यानी अपना खुद का शासन वो चलाने लगा। उसी राज्य के और उसके संस्थापक के बारे में हम यहाँ पे बात करने का कोशिश करेंगे आपको, और ये आपको अच्छे से याद भी हो जाएगा।
ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं अवध। अवध की हम बात करते हैं, यानी अवध का संस्थापक कौन है? तो अवध का अगर संस्थापक की अगर बात हम करेंगे तो शहादत खान है। कौन है? शहादत खान। अवध का संस्थापक शहादत खान। मेरे साथ बोलिएगा, आपको याद होगा, आपको दिमाग में जाएगा, सब समझ में आ जाएगा। उसके बाद हैदराबाद, तो हैदराबाद का संस्थापक कौन था? तो हैदराबाद के संस्थापक चिनकिलीज खां। इसी को हम निजामुल मुल्क अशफ जहाँ के नाम से जाना जाता है। क्या नाम से जाना जाता है? निजामुल मुल्क अशफ जहाँ के नाम से चिनकिलीज खां को जाना जाता है। और चिनकिलीज खां ने हैदराबाद के संस्थापक थे। कौन थे? संस्थापक थे। तीसरा आता है रोहिलखंड। रोहिलखंड का संस्थापक कौन था? तो रोहिलखंड का संस्थापक जो था अली मोहम्मद खां थे, और उसका एक बेटा था वीर दाऊद। वीर दाऊद और अली मोहम्मद खां, अली मोहम्मद खां का बेटा वीर दाऊद था। किसने किया था? रोहिलखंड का स्थापना किया था। तो बंगाल का स्थापना किसने किया था? तो बंगाल का स्थापना मुर्शिद कुली खान ने किया था। यानी बंगाल का स्थापना किसने किया था? तो मुर्शिद कुली खान ने किया था। पचवां आता है कर्नाटक का स्थापना किसने किया था? तो कर्नाटक का स्थापना जो है सादतुल्ला खान द्वारा किया गया। देखिए, एक है सादत खान है, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, सादत खान जो अवध का संस्थापक है, सादतुल्ला खान जो है वो कर्नाटक का संस्थापक किया। ठीक है। छठा नंबर आता भरतपुर। भरतपुर का संस्थापक कौन है? तो ये चूड़ामन एवं बदन सिंह। कौन था? चूड़ामन और बदन सिंह जो था भरतपुर का संस्थापक था। एक बार आप इसे और देख लीजिए बढ़िया से, तो आपको और ये याद हो जाएगा। सबसे पहले अवध, अवध का सादत खान। हैदराबाद का चिनकिलीज खान, जिसे निजामुल मुल्क और असफ जहाँ के नाम से जाना जाता है। रोहिलखंड का कौन है? वीर दाऊद और गुलाम मोहम्मद खान थे, अली मोहम्मद खान थे। बंगाल का मुर्शिद कुली खान थे। कर्नाटक का सुल्तान खान था, सादतुल्ला खान था। और भरतपुर का चूड़ामन और बदन सिंह थे। देखिए, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट नोट्स लिखा हुआ है, यहाँ पे नोट लिखा हुआ है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसमें नोट्स को ध्यान दीजिए। ठीक है। कह रहा है कि मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने, आपसे ये पूछ देगा, सादत खां को बुरहानुल मुल्क की उपाधि दी थी। यानी बुरहानुल मुल्क के नाम से किसे जाना जाता है? तो सादत खां को। अब जो बुरहानुल मुल्क है, सादत खां को ये किसने उपाधि दी थी? ये मोहम्मद शाह ने दिया था। मोहम्मद शाह ने सादत खान को बुरहानुल मुल्क की उपाधि दी थी। सादत खां का असली नाम क्या था? सादत खां का जो असली नाम था मीर मोहम्मद अमीर था। आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि सादत खान को बुरहानुल मुल्क के नाम से जाना जाता है, और ये बुरहानुल मुल्क जो है मोहम्मद शाह ने इसे उपाधि दी थी। किसको? सादत खां को। सादत खां का ओरिजिनल नाम जो है मीर मोहम्मद अमीर था। चलिए आगे नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट में कहता है कि शाह बेखबर से किसे जाना जाता है? शाह बेखबर के नाम से किसे जाना जाता है? तो शाह बेखबर के नाम से बहादुर शाह प्रथम को जाना जाता है। यानी शाह बेखबर किसको बोलते हैं? तो बहादुर शाह को। अब ये कहता है कि शाह बेखबर जो है बहादुर शाह को किसने उपाधि दी थी? तो ये इसको बोला था खाकी खान द्वारा दिया गया था। खाकी खान द्वारा शाह बहादुर शाह प्रथम को शाह बेखबर की उपाधि दी गई थी। आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। यहाँ पे बहादुर शाह प्रथम का कहानी होता है एंड। उसके बाद आता है नेक्स्ट राजा जो आता है जहांदर शाह। जहांदर शाह राजा बनता है। कौन बनता है? जहांदर शाह राजा बनता है, जो कि 1712 से लेकर 1713 तक बना। अब जहांदर शाह जो राजा बना है सर, वो एक जुल्फ़िकार खान का एक सेना था। जुल्फ़िकार खान की सहायता से जो है जहांदर शाह शासक बना था। किसके सहायता से? जुल्फ़िकार खान के सहायता से। तो जुल्फ़िकार खान जो है ने जहांदर शाह को राजा बनाया था। तो जुल्फ़िकार खान को प्रधानमंत्री किसने बनाया था? तो प्रधानमंत्री का पद जुल्फ़िकार खान को जहांदर शाह ने बनाया था। उसने साम्राज्य की वित्तीय स्थिति ठीक करने के लिए इजारा प्रथा की स्थापना की थी। यानी जहांदर शाह ने अपनी साम्राज्य की वित्तीय स्थिति को ठीक करने के लिए इजारा प्रथा की शुरुआत की थी। यानी इजारा प्रथा की शुरुआत किसने की थी? तो जहांदर शाह ने किया। जहांदर शाह को किसने बनाया था शासक? तो जुल्फ़िकार खान के बनाए थे। तो उसका बदला क्या दिया? जुल्फ़िकार खान को प्रधानमंत्री बना दिया। ठीक है। और वित्तीय स्थिति को ठीक करने के लिए क्या किया? इजारादारी प्रथा स्टार्ट किया था। जहांदर शाह ने जजिया कर को भी समाप्त कर दिया था। यानी जहांदर शाह जो थे जजिया कर को भी समाप्त कर दिए थे। ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्या करता है? नेक्स्ट हमारा यहाँ पे है जहांदर शाह अपने शासनकाल में। अब देखिए यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट है कि जहांदर शाह ने अपने शासनकाल में एक लाल कुमारी नामक एक वेश्या को हस्तक्षेप करने का आदेश दे दिया था। यानी लाल कुमारी वेश्या का संबंध किससे है? तो जहांदर शाह से है। उसने अपने शासन में हस्तक्षेप करने का फुल ऑर्डर दे के रखा होता है, क्योंकि वेश्या था इसलिए उसको अपने शासन में पूरा फुल ऑर्डर दिया होता है। आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा लाल कुमारी नामक वेश्या का संबंध किस राजा से, किस मुगल शासक से? तो हमारा और जहांदर शाह से हो जाएगा।
ठीक है, अब एक और बताते हैं, शासक निर्माता के नाम से किसे जाना जाता है? शासक निर्माता के नाम से किसे जाना जाता है? तो शासक निर्माता के नाम से हमें हुसैन अली और अब्दुल्ला यानी दो सैयद बंधुओं के नाम से जाना जाता है। सैयद बंधु को हम लोग शासक निर्माता के नाम से जाना जाता है। और सैयद बंधु में कौन कौन थे? तो एक हमारे थे हुसैन अली खान और दूसरा थे अब्दुल्ला खान थे। हुसैन अली खान और अब्दुल्ला खान को शासक निर्माता के नाम से जाना जाता है, जो कि सैयद बंधु के नाम से पॉपुलर है। समझ में आ गया? जहांदार शाह को लंपट मूर्ख बोलते हैं। लंपट मूर्ख किसको बोलते हैं सर? तो जहांदार शाह को बोलते हैं लंपट मूर्ख, जहांदार शाह को। अगर बोल देगा साहिब बेखबर किसको बोलते हैं? तो साहिब बेखबर हम बोलते हैं बहादुर शाह प्रथम को बोलते हैं। ठीक है, लंपट मूर्ख जहांदार शाह को बोला जाता है। यहाँ पे जहांदार शाह का इंड होता है। अब बात करते हैं तीसरे राजा के बारे में। तीसरा राजा हमारे पास कौन आता है? तीसरा राजा जो हमारे पास आता है वो आता है फर्रुख सियार। फर्रुख सियार ने 1713 से लेकर 1739 तक राज किया था। ये भी सैयद बंधुओं यानी अब्दुल खां और हुसैन अली की मदद से फर्रुख सियार शासक बना था। यानी फर्रुख सियार जो बना था राजा, किसके सहायक से बना था? तो ये अब्दुल और हुसैन अली, अब्दुल खान और हुसैन अली खान के यानी सैयद बंधुओं के मदद से इसने शासक बना था। फर्रुख सियार को हम लोग क्या बनाया था? घिरनितकार। घिरनितकार किसको बुलाया जाता है? तो फर्रुख सियार को बुलाया जाता है। फर्रुख सियार को घिरनितकार के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे आपको ये देखना है, आपको मैंने 3 राजा पढ़ा, बहादुर शाह प्रथम पढ़ाया, जहांदार शाह पढ़ाया, उसके बाद आपको फर्रुख सियार पढ़ाया। तो जहांदार शाह को क्या बोलते हैं? जहांदार शाह को शाह बेखबर के नाम से जाना जाता है। इसने खाकी खान द्वारा उपाधि दी गई थी। तीसरा आपको पढ़ाया था हम लोग जहांदार शाह। जहांदार शाह को लंपट मूर्ख के नाम से जाना जाता है। क्या कौन मूर्ख से? लंपट मूर्ख के नाम से जाना जाता है। आपको ये बोल देगा कि घृणितकार किसे बोला जाता है? तो घृणितकार जो बोला जाता है वो बोला जाता है फर्रुख सियार को। यानी फर्रुख सियार को घृणितकार के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे ये पूछ लिया कि लाल कुमारी वेश्या किससे संबंध है? तो जहांदार शाह से संबंध है। ठीक है, आपको समझ में आ गया? चलिए अब चलते हैं आगे की तरफ। यहाँ पे और क्या लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट? यहाँ पे लिखा हुआ है 1715 में एक शिष्टमंडल जॉन सुरबन के नेतृत्व में भारत आया था। 1715 में एक शिष्टमंडल जॉन सुरबन के नेतृत्व में भारत आया था। यह शिष्टमंडल फर्रुख सियार के दरबार में 1717 में पहुंचा। ठीक है, उस समय फर्रुख सियार जानलेवा घाव से पीड़ित था, यानी जानलेवा घाव से पीड़ित था। इस शिष्टमंडल में एक हैमिल्टन नामक डॉक्टर थे जिन्होंने फर्रुख सियार का इलाज किया था। इससे खुश होकर इसने अंग्रेज को भारत में कहीं भी व्यापार करने का अनुमति दे दिया था तथा अंग्रेजी सिक्के को मान्यता प्रदान कर दिया था। फर्रुख सियार द्वारा जारी किए गए इस घोषणा को हम लोग ईस्ट इंडिया का मैग्ना कार्टा कहा था। क्या कहा था? ईस्ट इंडिया का मैग्ना कार्टा का। देखिए क्या हुआ था, 1715 में एक शिष्टमंडल आया था जॉन सुरमन के नेतृत्व में, और किसके दरबार में आया था? फर्रुख सियार के दरबार में आया था। तो 1717 में पहुंचा था। उस समय क्या हुआ था? फर्रुख सियार जो था वो जानलेवा घाव से पीड़ित था। उसी शिष्टमंडल में एक हैमिल्टन नामक डॉक्टर था जिन्होंने फर्रुख सियार का इलाज किया था। अब जो इलाज कर दिया तो खुश होकर क्या किए? इससे खुश होकर अंग्रेजों ने इससे खुश होकर फर्रुख सियार ने अंग्रेजों को भारत में कहीं भी व्यापार करने का अनुमति तथा अंग्रेजी सिक्के को मान्यता प्राप्त कर दिया था। ठीक है, फर्रुख सियार द्वारा इसी घोषणा को ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, 1719 में सैयद बंधुओं ने पेशवा बालाजी विश्वनाथ की सहायता से फर्रुख सियार को गद्दी से उतार दिया और उसमें अंधा बनाकर मार डाला। क्या हुआ? 1719 में सैयद बंधुओं ने पेशवा बालाजी विश्वनाथ की सहायता से फर्रुख सियार को गद्दी से उतार दिया एवं अंधा बनाकर उसे मार दिया। उसके बाद क्या हुआ? बहुत कम समय के लिए रफ़ी उद दर्जात 28 फरवरी से 6 जून 1719 तक रहे थे। उसने मुगल शासनों में सबसे कम शासन किया। अगर पूछ दिया कि मुगल शासनों में सबसे कम शासन किसका रहा, तो आपका आंसर होना चाहिए रफ़ी उद दर्जात का। रफ़ी उद दर्जात का मुगल शासन में सबसे कम दिन का शासन रहा। कब से कब रहा? तो 28 फरवरी से 6 जून 1719 तक रहा था। उसके रफ़ी उद दर्जात के बाद कौन आया? रफ़ी उद दौला आया। ठीक है, सैयद बंधुओं ने रफ़ी उद दौला को शाहजहां द्वितीय के नाम से राजगद्दी बैठाया था। शाहजहां द्वितीय के नाम से किसको जाना जाता है? अब क्वेश्चन ये भी आता है कि शाहजहां द्वितीय को किस नाम से जाना जाता है? तो रफ़ी उद दौला के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है मोहम्मद शाह। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। मोहम्मद शाह कब से आया? 1719 से लेकर 1748 तक मोहम्मद शाह आया।
इसने निज़ामुल मुल्क की सहायता की। निज़ामुल मुल्क की सहायता से सैयद बंधुओं को मौत के घाट उतार दिया। ठीक है, क्या किया मोहम्मद शाह ने सबसे पहले बोला कि सबसे पहले मोहम्मद शाह ने सोचा कि सबसे पहले इसको सैयद बंधु को मारा जाए। तो सैयद बंधुओं को मारने वाला कौन था? तो निज़ामुल मुल्क की सहायता से मोहम्मद शाह ने मरवा दिया था। तुरानी सैनिक हैदर बेग ने 9 अक्टूबर 1720 को सैयद बंधु हुसैन अली खां की हत्या कर दी और 1724 में निज़ामुल मुल्क वजीर बन गया। ठीक है, तो हुसैन अली खां को किसने मारा? तो ये बनाया हमारा तुरानी सैनिक था हैदर बेग ने 9 अक्टूबर 1720 को सैयद बंधु हुसैन अली खां की हत्या कर दी। 1724 में निज़ामुल मुल्क जो है वजीर बना। इसके शासन के दौरान 1737 में मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम ने दिल्ली पर हमला किया था। यानी अगर पूछ दिया कि पेशवा बाजीराव प्रथम ने दिल्ली पर हमला कब किया था, तो 1737 में किया था। तो उस समय कौन मुगल शासक थे? तो मोहम्मद शाह थे। इसी समय ईरान के सम्राट नादिर शाह ने 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया था और करनाल के युद्ध में मुगल को परास्त किया था। अब बोलेगा कि नादिर शाह का आक्रमण कब हुआ? तो नादिर शाह का आक्रमण 1739 में हुआ। कहाँ हुआ है? दिल्ली में। किस जगह पर हुआ है? तो करनाल में हुआ था। किसके बीच में? तो मोहम्मद शाह मुगल सेना को हराया था। अब हैदराबाद का स्थापना तुरानियों ने किया था। दूसरा बोल रहा है कि हैदराबाद का स्थापना किसने किया? तुरानियों ने किया है, जबकि अवध का स्थापना किसने किया है? तो वो ईरानियों ने किया है। ठीक है, यहाँ पे छोटा सा नोट से नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्या हुआ? नेक्स्ट में क्या हुआ? तो ईरान, जिसको फिर फारस का नाम जानते हैं, ईरान का पुराना नाम जो है फारस है। सम्राट नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया। उस समय दिल्ली का शासक मोहम्मद शाह था। ठीक है, समझ में आ गया। 1739 में करनाल के युद्ध में हराया था। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो नादिर शाह को कहा जाता है। ईरान का नेपोलियन किसे कहते हैं? तो नादिर शाह को कहते हैं। नादिर शाह लगभग 70 करोड़ रुपये की धनराशि और शाहजहां का बनवाया हुआ तख्त ताऊस यानी पिकॉक थ्रोन और तख्त ताऊस किसने बनाया था? तो शाहजहां ने बनाया था। अब कोहिनूर हीरा भी जो कौन? नादिर शाह लेके चले गए थे, फारस वापस लौट गया। ठीक है, अब आगे बात करते हैं हम तख्त ताऊस। हम बात कर रहे हैं तख्त ताऊस की। तो तख्त ताऊस जिसको मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन है? तो मोहम्मद शाह। अगर बोलेगा तख्त ताऊस यानी किसने बनाया था? तो शाहजहां ने बनाया था। और तख्त ताऊस पर अंतिम बादशाह कौन था? तो तख्त ताऊस पर अंतिम बादशाह जो मोहम्मद शाह था। सुंदर युवतियों के प्रति अत्यधिक रुझान के कारण मोहम्मद शाह को रंगीला के नाम से जाना जाता है। तो रंगीला के नाम से किसे जाना जाता है? तो मोहम्मद शाह को। तो यहाँ पे आपको रिवीजन फिर से करवाते हैं। मोहम्मद शाह को रंगीला के नाम से जाना जाता है। घृणित कायर किसके नाम जाता है? फारूक शियार को जाना जाता है। लंपट मूर्ख के नाम से किसे जाता है? जहांदर शाह को जाना जाता है। साहिब बेखबर किसके नाम से जाना जाता है? तो उसको जाना जाता है बहादुर शाह प्रथम को। समझ में आ गया। नेक्स्ट है मोहम्मद शाह के शासनकाल में हैदराबाद के चिनकिलीज खां ने निजामुल मुल्क की उपाधि धारण की और 1725 ईस्वी में स्वतंत्र राज्य की स्थापना, यानी हैदराबाद की स्थापना कब हुई? 1725 में। किसने किया था? तो ये हमारा चिनकिलीज खान है। चिनकिलीज खान ने किसकी उपाधि की? तो निजामुल मुल्क की उपाधि की थी। किसके शासनकाल में? तो मोहम्मद शाह के शासनकाल में। अब देखिए, इस पर इंपॉर्टेंट एक यहाँ पे ऐड दिया हुआ, इसको हमको देखना है कि कौन सा राजा कब कब आए। देखिए यहाँ पे आपको ध्यान दे रहा होगा, यहाँ पे दिख रहा होगा कि बहादुर शाह कब से आए? तो बहादुर शाह 1707 से 1712 तक है। बहादुर शाह के बाद कौन आए? जहांदर शाह 1712 1719 तक रहे। जहांदर शाह के बाद कौन आए? तो फारूक शाह 1713 से लेकर 1719 तक रहे थे। मोहम्मद शाह कब आए? मोहम्मद 1719 से लेकर 1748 तक रहे। अहमद शाह 1748 से लेकर 1754 तक रहे। आलमगीर द्वितीय 1754 से लेकर 1759 तक रहे। शाह आलम द्वितीय आया 1759 से लेकर 1806 तक रहे। अकबर द्वितीय 1806 से लेकर 1837 तक रहे। बहादुर शाह जफर जो थे 1837 से लेकर 1857 तक थे। तो फिर से एक बार देख लीजिए आप, आपको फिर से रिवीजन करवाते हैं। तो सबसे पहले बहादुर शाह आया 1707 से लेकर 1712 तक। जहांदर शाह 1712 1713। फारूक शाह 1713 1719। मोहम्मद शाह 1719 से 1748। अहमद शाह 1748 1754। आलमगीर द्वितीय 1754 1759। शाह आलम द्वितीय 1759 से 1806। अकबर द्वितीय 1806 से 1837। बहादुर शाह जफर 1837 से लेकर 1857 तक रखे। और अंतिम मुगल बादशाह कौन थे? तो बहादुर शाह जफर। ठीक है।
अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, अब कौन राजा बना। अब देखिए मोहम्मद शाह के बाद कौन बना, मोहम्मद शाह के बाद राजा कौन बना, तो अहमद शाह बना। मोहम्मद शाह के बाद अहमद शाह बना, 1748 से लेकर 1754 तक बना। यह एक अयोग्य शासक था, यह एक अयोग्य शासक था। इसने राजकाल के सभी काम जो हैं एक उधारवाई की सौंप दिए थे, एक उधारवाई को सौंप दिए थे, जिसके किबलाए आलम की उपाधि दी गई थी। किबलाए मतलब ये देखिए अहमद शाह क्या था, एक अयोग्य शासक था। इसने राजकाल के सभी काम जो है ना उधार बाई के सौंप दिए थे, उधार बाई को सौंप दिए थे, इसको किबलाए आलम की उपाधि दी गई थी। उसके बाद आलमगीर द्वितीय आया। उसके बाद आलमगीर द्वितीय 1754 से 59 तक है। जहांदर शाह का पुत्र था। कौन था ये, जहांदर शाह का ये पुत्र था। जो आलमगीर द्वितीय तो जहांदर शाह का पुत्र था। इसी के समय 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। 1757 में प्लासी का युद्ध कब हुआ था, 1757 में। अगर पूछेगा कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था, 1757 में हुआ है। तो ये बताइए कि उस समय मुगल बादशाह कौन थे, तो क्या आलमगीर द्वितीय थे। आलमगीर द्वितीय कौन था, तो जहांदर शाह का पुत्र था। जहांदर शाह को हम लोग क्या किस नाम जानता है, लंपट मूर्ख के नाम से जानता है। तीसरा आता है शाहजहां तृतीय, 1759 से लेकर 1760 तक रहते। इसे मुही उल मिल्लत यानी मुही उल मिल्लत के नाम से भी जाना जाता है। मराठाओं को हस्तक्षेप से गद्दी पर उतार फेंका था। मराठाओं के हस्तक्षेप से इसको गद्दी से उठाकर फेंक दिया गया था। उसके बाद आता है शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय का नंबर आता है, तो शाह आलम द्वितीय जो था 1759 से लेकर 1806 तक थे। इसके शासन काल में दो निर्णायक युद्ध, पानीपत का तीसरा युद्ध, पहला तो पानीपत का तीसरा युद्ध जो हुआ था 1761 में, और बक्सर का युद्ध 1764 में। अगर आपसे पूछ लेगा तो पानीपत का तीसरा युद्ध जो हुआ था कब हुआ था, 1761 में, और बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। तो ये बताइए उस समय मुगल बादशाह कौन था, तो शाह आलम द्वितीय थे। ठीक है। पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को परास्त किया था। 1765 में इलाहाबाद की संधि के शर्तों के अनुरूप शाह आलम द्वितीय को ईस्ट इंडिया कंपनी के संरक्षण से इलाहाबाद में रखा गया था। तो आपसे सब क्वेश्चन यहाँ पे है कि 1765 में इलाहाबाद की संधि कब हुई है, तो 1765 में हुआ है। ठीक है। शाह आलम द्वितीय और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ था। इसने कंपनी को पुरंदर मतलब इलाहाबाद की संधि में क्या हुआ था, इस इलाहाबाद संधि में क्या हुआ था कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी सौंप दी गई, फरमान भी जारी कर दिया गया था। 1772 में फिर क्या हुआ, 1772 में शाह आलम द्वितीय को मराठा दिल्ली ले गए थे। मराठा दिल्ली ले आए, जहाँ 1803 ईस्वी में तक 1803 में अंग्रेजी ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। यानी 1772 में शाह आलम द्वितीय को मराठा ने दिल्ली पर फिर से उसको अपना गद्दी बैठा दिया था, लेकिन 1803 में जो हुआ था अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम क्या है, अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम जो है ना अहमद खां था। ठीक है। इसने 8 बार भारत पर आक्रमण किया। तो आपसे पूछ लिया कि अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया, तो टोटल 8 बार आक्रमण किया। इसका वास्तविक नाम क्या था, तो अहमद खां था। गुलाम कादिर खां जो थे 1806 ईस्वी में शाह आलम द्वितीय की हत्या करवा दी थी। शाह आलम द्वितीय की हत्या किसने करवाया था, गुलाम कादिर खां ने करवाया था। कब, 1806 में। 1806 उसके बाद गुलाम शाह आलम द्वितीय के बाद कौन बैठा, तो अकबर द्वितीय बैठा। 1806 से लेकर 1837 तक रहा। 1806 से लेकर 1837 तक कौन बैठा, तो अकबर द्वितीय बैठा। ठीक है। तो इसने राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी, तो अकबर द्वितीय ने दी थी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके शासनकाल के दौरान 1835 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्वयं को मुगल शासक के अधीन कहलाना समाप्त कर दिया और मुगल शासक के नाम से सिक्के जारी करना बंद कर दिया। ठीक है। यानी 1835 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्वयं को मुगल शासक के अधीन कराना समाप्त कर दिया और मुगल शासक जो पहले चला रहे थे सिक्का, उसको जो है ना बंद कर दिया। फिर तीसरा बात है बहादुर शाह द्वितीय। ये जो हमारा लास्ट वाला, ये बहादुर शाह द्वितीय जो है क्या है, ये हमारा सबसे लास्ट का मुगल बादशाह। ठीक है। ये हमारा बहादुर शाह द्वितीय जो है सबसे लास्ट है। बहादुर शाह द्वितीय जिसको जफ़र के नाम से भी जाना जाता है, क्या नाम जाना जाता है, जफ़र के नाम से भी जाना जाता है। 1857 की क्रांति में भाग लेने के कारण अंग्रेजों द्वारा बहादुर शाह जफ़र को बंदी बना लिया गया और रंगून भेज दिया गया। लाल किला में स्थित हीरा महल बहादुर शाह जफ़र ने बनवाया था। हीरा महल जो है कहाँ है, तो लाल किला के अंदर है। किसने बनवाया था, तो बहादुर शाह जफ़र ने बनवाया था। मशहूर शायर मिर्ज़ा गालिब जो था बहादुर शाह जफ़र के समय दिल्ली में रहते थे। हयात बख्श
क्या है हयात बख्श बाग, कहाँ है तो लाल किला के दिल्ली में अंदर में, लाल किला के दिल्ली के अंदर में। क्या अगर पूछो क्वेश्चन आपसे ये पूछ लिया जाएगा, देखिए दो क्वेश्चन यहाँ बन रहा है। तो हयात बख्श बाग कहाँ, हयात बख्श बाग जो है लाल किला दिल्ली में स्थित है। तीसरा बात है हीरा महल की स्थापना किसने करवाया था, तो हीरा महल का स्थापना बहादुर शाह जफर ने करवाया था। कहाँ है तो लाल किला के अंदर है, हीरा महल लाल किला के अंदर है और हयात बख्श बाग जो है लाल किला के अंदर है दिल्ली में। चलिए ये तो मुगल हुआ। अब आगे हम बात करते हैं सबसे, अब आगे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से देखिए मेन स्टार्ट आएगा पढ़ने में। आपको बता देते हैं कि 40 नंबर यानी भारत में यूरोपीय व्यापारियों का कंपनियों के आगमन, यानी भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर 17 मई 1498, 17 मई 1498 को वास्को डी गामा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पहुंचकर भारत एवं यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग की खोज की। ठीक है, यहाँ पे आप ध्यान देने वाले वास्को डी गामा कब आया था, 17 मई 1498 को आया। किस तट पे आया तो पश्चिमी तट पे आया। कहाँ आया तो कालीकट में आया। और भारत एवं यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग की खोज की। बहुत से लोग ये बोलते हैं कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की, नहीं, भारत की खोज नहीं की, भारत और यूरोप के बीच में समुद्री मार्ग की खोज की। ठीक है, ये सही है, ना कि भारत की खोज की, भारत तो बहुत पहले से है। ठीक है, उसके बाद आगे बात करते हैं हम लोग क्या हुआ। अच्छा, वो पथ प्रदर्शक कौन था, तो अब्दुल मजीद एक गुजराती था, अब्दुल मजीद एक क्या था, गुजराती था। पथ प्रदर्शक के साथ सहायता से उसको गुजरात से लाया गया था, मतलब कालीकट पहुंचाया गया था। 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को डी अल्मेडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया है। तो अगर पूछ लेगा कि भारत का प्रथम पुर्तगाली वायसराय का नाम क्या है, तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा है। कब आया, तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा है 1505 में आया था। उसके बाद दूसरा जो फ्रांसीसी आया था, दूसरा गवर्नर जो आया था, उसका नाम क्या था, 1509 में आया था। कौन था, तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क था, अल्फांसो डी अल्बुकर्क था। भारत में पुर्तगालियों का वायसराय बना। 1510 ईस्वी में इसने बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीन लिया। तो पहला वायसराय कौन था, अल्मीडा था। दूसरा तो है अल्बुकर्क, अल्फांसो द अल्बुकर्क 1509 में आया। पहला 1505 में अल्मीडा आया, फ्रांसीसी द अल्मीडा था, 1505 में आया था। और 1509 अल्फांसो दी अल्बुकर्क आएगा। भारत में पुर्तगालियों का वास्तविक सत्ता करने का काम पूरा अल्फांसो दी अल्बुकर्क करता है। 1510 में उसने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीन लिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ से आपसे ये पूछा जाता है कि यूरोपीय कंपनी और उसकी स्थापना, ये यूरोपीय कंपनी और उसकी स्थापना की बात कर दें तो सबसे पहले पूछा जाएगा कि पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1498 में हुई है। ठीक है, सबसे पहले किसके स्थापना हुई, 1498 पुर्तगाली की। दूसरा, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित हुई, तो 1600 में हुई। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई, तो 1602 में, डच 1602 में हुआ। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई, तो 1616 में हुआ। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई, तो 1664 में। और स्वीडिश का कब हुई, तो 1731 में। यानी स्वीडिश के बारे में अगर पूछ ले तो कब होगा, तो 1631 में होगा। एक बार आप इसको फिर से देख लीजिए। ठीक है, पुर्तगाली कब हुआ है, तो 1498 में। अंग्रेज कब हुआ है, तो 1600 में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ, तो 1602 में। डेनिश हुआ, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हॉलैंड वाला, 1616 में हुआ। फ्रांसीसी कब हुआ है, जिसको हम लोग 1664 में होता है। स्वीडिश कब हुआ है, तो 1731 में हुआ। अब तो ये तो हुआ कि ईस्ट इंडिया मतलब कंपनियों का, यूरोपीय कंपनियां की स्थापना होगी। अब आप बात करेगा यूरोपीय कंपनी का प्रथम फैक्ट्री कहाँ कहाँ, इसके बारे में बात कर लेंगे। ठीक है, तो यूरोपीय कंपनी का सबसे पहले कहाँ का फैक्ट्री बनाया गया। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यूरोपीय कंपनियों का प्रथम फैक्ट्री भारत में कहाँ का। पुर्तगाली का प्रथम फैक्ट्री भारत में कहाँ था, पुर्तगाली का प्रथम फैक्ट्री भारत में कहाँ था, तो ये हमारा था कोचीन में। कब बनाया था, तो 1503 में। अगर बोल दिया कि ये बताइए कि पुर्तगालियों का प्रथम फैक्ट्री कहाँ बनाया था, तो कोचीन में बनाया था। कब बनाया था, तो 1503 में। अगर आपसे पूछ लिया कि डच जो है सबसे पहले अपनी कंपनी कहाँ बनाई थी, मतलब कोठी कहाँ बनाई थी, फैक्ट्री कहाँ बनाई थी, तो मसूलीपट्टनम में। कब बनाया था, तो 1605 में बनाया था। कब बनाया था, 1605 में बनाया था। पुर्तगाली
पुर्तगाली बनाया था कोचीन में 1503 में, डच बनाया था मसूलीपट्टनम में 1605 में। अगर बोलेगा कि अंग्रेज कब बनाया, तो अंग्रेज जो है मसूलीपट्टनम में अंग्रेज भी बनाया था 1611 में। देखो यहाँ पे अंग्रेजों द्वारा बनाया गया मसूलीपट्टनम जो था 1611 में, ये एक अस्थायी था, लेकिन 1613 में जो सूरत में बनाया गया था वो परमानेंट था। इसको ध्यान दीजिएगा। डेनिस अपनी फैक्ट्री कहाँ बनाई थी? सबसे पहले तो ट्रावनकोर बनाई थी। कब बनाई थी? तो 1620 से बनाई थी। फ्रांसीसी कहाँ बनाई थी? तो सूरत में बनाई थी। कब बनाई थी? 1668 में। ठीक है, तो इस पर एक बार और आप यहाँ पे ध्यान दीजिए। ठीक है, देखिए एक बार किस चीज़ को हटा देते हैं आपको। पुर्तगाली की सबसे पहली फैक्ट्री कहाँ बनाई गई? तो ये कोची में बनाई गई। कब बनाई गई? 1503 में बनाई गई। 1503 में बनाई गई, कोची में बनाई गई। दूसरा डच का पूछ लेगा, तो डच की पहली फैक्ट्री कहाँ बनाई गई? तो डच की पहली फैक्ट्री जो है मसूलीपट्टनम बनाई गई, और ये 1605 में बनाई गई। डच 1605 बनाया था मसूलीपट्टनम में। अंग्रेज से अगर पूछ लेगा तो ये भी मसूलीपट्टनम बनाया था, लेकिन कब बनाया था? 1611 में बनाया था। ठीक है, डेनिस पूछेगा, डेनिस कब बनाया था? डेनिस कहाँ बनाया था? त्रावणकोर बनाया था। ये कब बनाया था? 1620 में। त्रावणकोर में 1620 में बनाया था। और अगर फ्रांसीसी अगर से पूछ दिया था, सूरत में बनाया था। कब बनाया था? 1648 में। ठीक है, अब देखिए यहाँ से फिर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कोचीन में खोली थी। कहाँ खोली थी? कोचीन में खोली थी। कब? 1503 में। अभी हम लोग देखा। दक्षिण पूर्वी तट पर पुर्तगालियों की एकमात्र बस्ती सन थोमे थी। क्या थी? सन थोमे जो थी पुर्तगालियों की एकमात्र बस्ती थी। पुर्तगालियों के बाद भारत में डच लोग आए। पहला डच यात्री कौन था? तो कार्नेलियन हॉटमैन था। क्या था? कार्नेलियन हॉटमैन था। ठीक है, 1596 ईस्वी में आया था। पहला डच यात्री कौन था? तो कार्नेलियन डी हॉटमैन थे। कार्नेलियन हॉटमैन थे। 1596 में भारत की पूर्वी सुमात्रा पहुंचा था। पूर्वी सुमात्रा पहुंचा था। कहाँ पहुंचा था? तो पूर्वी सुमात्रा। अगर बोल दिया पहला यात्री कौन था? तो वास्को डी गामा था। अगर बोल देगा डच का पहला यात्री कौन था? तो कार्नेलियन हॉटमैन था। ठीक है, कार्नेलियन हॉटमैन था। डचों ने भारत में अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी कहाँ बनाई थी? तो 1605 में बनाई थी, मसूलीपट्टनम बनाई थी। अभी हम लोगों ने देखा कि मसूलीपट्टनम में बनाई थी। ठीक है, डचों की दूसरी व्यापारिक कोठी कहाँ थी? तो ये पुलिकट में थी। दूसरी कहाँ थी? पुलिकट में थी। पहली मसूलीपट्टनम में थी और दूसरी जो थी पुलिकट में थी। पहली मसूलीपट्टनम 1605 में थी, अब पुलिकट में स्थापित की। उन्होंने स्वर्ण सिक्के, यानी स्वर्ण सिक्के, इसको पैगोडा के नाम से जाना जाता है, ढाला, और पुलिकट को ही समस्त गतिविधियों का केंद्र बनाया। पुलिकट को ही समस्त गतिविधियों का केंद्र यानी मुख्यालय बनाया। डचों ने भारत में प्रथम बार औद्योगिक वेतनभोगी रखे। मतलब भारत में प्रथम बार औद्योगिक वेतनभोगी कौन रखा? तो ये हमारा डच ही है। कौन है? तो डच है। यहाँ पे तीन चीज़। डचों का पहला फैक्ट्री कहाँ था? तो मसूलीपट्टनम में 1605 में। दूसरा पुलिकट में था। अब पुलिकट को ही इसू ने अपना क्या बनाया था? केंद्र बना दिया था। स्वर्ण पैगोडा सिक्का किसने चलाया था, ढलवाया था? तो ये हमारा डचों ने चलवाया था। भारत में प्रथम बार औद्योगिक वेतनभोगी, यानी औद्योगिक लोगों का जो काम लेबर था उसको जो है वेतनभोगी पर कौन रखा था? तो ये हमारा डच ही था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी का कंपनी ने 1632 में डच ईस्ट कंपनी ने क्या बोला? डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1632 में पटना में अपना कारखाना स्थापित किया था। 1632 में। अगर बोलेगा पटना में, एक क्वेश्चन पूछा हुआ बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ है, बीपीएससी क्वेश्चन पूछा हुआ है, और दूसरा जो दिया हुआ है इसमें बुरहान दरोगा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 16 पटना में डचों ने अपना ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब की थी? तो 1632 में किया था। ठीक है, एक तो यहाँ पे लड़ाई है, क्या नाम है? कोलाचेन की लड़ाई। कोलाचेन की लड़ाई जो है, इस लड़ाई में त्रावणकोर का राजा मार्तंड वर्मा था। 10 अगस्त 1741 को एडमिरल यूस्टाचियस को क्या है? एडमिरल यूस्टाचियस डी लैनोय को क्या था? नेतृत्व वाली डच ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना को हरा दिया था। यानी ये पूछ रहा है कि त्रावणकोर में एक राजा मार्तंड थे जिन्होंने 10 अगस्त 1741 में कोलाचेन की लड़ाई में एडमिरल यूस्टाचियस डी लैनोय को नेतृत्व वाली डच ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी डच ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो एडमिरल यूस्टाचियस डी लेनिन ने उसको कंपनी ने हरा, मार्तंड वाला। इसको खाली ध्यान रखिएगा कि त्रावणकोर में था। ठीक है, डचों का भारत में
अंतिम रूप से पतन 1759 में हुआ। 1759 में हुआ। 1759 में अंग्रेजों एवं डचों के मध्य वेदरा का युद्ध हुआ। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि वेदरा का युद्ध कब हुआ है, तो सर वेदरा का युद्ध जो हुआ है सर 1759 ईस्वी में हुआ, अंग्रेजों एवं डचों के बीच में हुआ। उससे पूरा अंतिम रूप से डचों जो है वो बर्बाद हो गए। अब आता है नेक्स्ट हमारा अंग्रेज के बारे में पढ़ेंगे। अब आता है 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र प्रदान किया। तो अधिकार पत्र प्रदान कब किया, तो 31 दिसंबर 1600 किसने किया, तो एलिजाबेथ प्रथम ने किया था। प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी से 217 साझेदारी थे और पहला गवर्नर कौन था, तो टॉमस स्मिथ था। अगर पूछ देगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर कौन था, तो टॉमस स्मिथ। कौन था, टॉमस स्मिथ था। देखिए 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को आधिकारिक पद प्रदान किया। इसमें 216 साझेदार थे। पहला गवर्नर कौन था ईस्ट इंडिया कंपनी का, तो टॉमस स्मिथ था। पूछेगा फिर आपके कि मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज कैप्टन कौन था। मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज बोलेगा तो कैप्टन हॉकिंस था। कैप्टन हॉकिंस सबसे पहले मुगल दरबार में गया था। जेम्स प्रथम का राजदूत था। किसका था, जेम्स प्रथम द्वारा भेजा गया था। ठीक है, अप्रैल 1609 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में आया था। क्वेश्चन यहाँ से पूरा क्लियर कीजिएगा। प्रथम अंग्रेज जो मुगल दरबार में आया था कौन था, कैप्टन हॉकिंस किसका दूत था, तो जेम्स प्रथम का था। कब आया था, तो अप्रैल 1609 में किसके दरबार में आया था, तो जहांगीर के दरबार में आया था। भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज रेड ड्रैगन था। भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज का नाम क्या था, रेड ड्रैगन था। अब देखिए 1611 ईस्वी में दक्षिण पूर्व समुद्र तट पर सर्वप्रथम अंग्रेजों ने मसूलीपट्टनम में व्यापारिक कोठी की स्थापना की। ठीक है, 1611 में अपना मसूलीपट्टनम क्या था। जहांगीर ने 1613 ईस्वी में एक फरमान जारी करके अंग्रेजों को सूरत में थॉमस एडवर्ड के अधीन व्यापारिक कोठी फैक्ट्री खोलने की आदेश दी थी। तो देखिए 1611 में मसूलीपट्टनम में खोला, फिर जहांगीर ने 1613 में सूरत में खोलने के लिए व्यापारिक कोठी दे दिया था। किसके अधीन, तो थॉमस एडवर्ड के अधीन में क्या था। थोड़ा सा इसके बारे में और नॉलेज लेते हैं। यहाँ ये कह रहा कि पूर्वी तट पर अंग्रेजों ने अपना प्रथम व्यापारिक कोठी मसूलीपट्टनम, पूर्वी तट पर, यहाँ ध्यान दीजिए, पूर्वी तट पर पहले अपना कोठी कहाँ बनाया, पूर्वी तट पर प्रथम व्यापारिक कोठी मसूलीपट्टनम में 1611 में खोला था। 1611 में, जबकि पश्चिमी तट पर सूरत में 1613 ईस्वी में व्यापारिक कोठी स्थापित किया था। अभी हम आपको बताएं कि 1613 वाला एक जो है वो परमानेंट है। तो प्रथम मसूलीपट्टनम में 1611 में खोला, जबकि पश्चिमी तट पर सूरत में 1613 ईस्वी में व्यापारिक कोठी स्थापित किया था। पहली बार सूरत में 1608 ईस्वी में व्यापारिक कोठी स्थापित करने का प्रयास किया गया था। पहली बार जो है 1608 में सूरत में व्यापारिक कोठी स्थापित करने का प्रयास किया गया, लेकिन 1613 में खोला गया था। फिर हम कहता है हमारा कि 1615 ईस्वी में सम्राट जेम्स प्रथम ने सर टॉमस रो को अपना राजदूत बनाकर मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में भेजा। वह फरवरी 1619 तक भारत में रहा। उसने जहांगीर एवं खुर्रम, जिसको शाहजहां के नाम से जाना था, जहांगीर का बेटा नाम था खुर्रम, से अंग्रेज के लिए कुछ व्यापारिक छूट प्राप्त करने में सफल हुआ। तो 1615 में कौन आया था, सर टॉमस रो, जेम्स प्रथम का ही दूत था, अपना राजदूत बनाकर मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में भेजा था। वह फरवरी 1619 तक भारत में रहा और जहांगीर एवं खुर्रम कौन था, शाहजहां, जहांगीर का बेटा कौन है, तो शाहजहां है, इसका नाम है, बचपन का नाम खुर्रम। अंग्रेजों के लिए कुछ व्यापारिक छूट प्राप्त करने में असफल हुई। 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेजों को एक सुनहला फरमान जारी, गोल्डन फरमान दिया, जिसके अनुसार अंग्रेज सुल्तान 500 पैगोडा का वार्षिक कर देकर गोलकुंडा राज्य के बंदरगाह में स्वतंत्र पूर्वक जो है व्यापार कर सकते थे। ठीक है, समझ में आया। 1600 आप पूछेगा कि सुनहला फरमान जो है गोलकुंडा का सुल्तान सुनहला फरमान कब स्थापित किए थे, 1632 में दिए थे। उसमें 500 पैगोडा वार्षिक पैसा लेकर, 500 पैगोडा वार्षिक लेकर गोलकुंडा राज्य में जो बंदरगाह था उसको स्वतंत्र पूर्वक व्यापार करने का उसको ठेका मिल गया था। ठीक है, गोल्डन फरमान में क्या था,
500 पैगोडा वार्षिक देकर गोलकुंडा राज्य के बंदरगाह में स्वतंत्र पूर्वक व्यापार करने का मिल गया था। फिर 1639 में आया अंग्रेज। 1639 में अंग्रेज फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा मद्रास पट्टे पर ले लिया। क्या देखिए 1639 में कौन अंग्रेज आया था? फ्रांसिस डी आया था। फ्रांसिस डी आया था। चंद्रगिरी के राजा चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को पट्टे पर लिया और एक वहीं किलाबंद कोठी का निर्माण किया। इस कोठी का नाम फोर्ट सेंट जॉर्ज था। तो चंद्रगिरी का राजा कौन था? चंद्रगिरी का राजा कौन था? चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टे पे लिया। कौन लिया? तो फ्रांसिस डे ने लिया। अब वहाँ पे किलाबंदी कोठी का निर्माण किया। इस कोठी का नाम फोर्ट सेंट जॉर्ज पड़ा और यही फोर्ट सेंट जॉर्ज कालांतर में कोरोमंडल तट पर अंग्रेज का मुख्यालय बना था। यानी फोर्ट सेंट जॉर्ज था किसका बना? कोरोमंडल तट पर अंग्रेजों का मुख्यालय बना था। 1661 ईस्वी में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रिगेंजा एवं ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय का शादी हुआ। कब हुआ था? चार्ल्स द्वितीय और कैथरीन ब्रिगेंजा का शादी कब हुआ था? 1661 में हुआ था। ठीक है। इस अवसर पर दहेज के रूप में पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को बम्बई प्रदान किया था। बम्बई प्रदान किसको किया था? पुर्तगालियों ने दिया है। किसको? चार्ल्स द्वितीय को। 1661 में राजकुमारी कैथरीन ब्रिगेंजा और चार्ल्स द्वितीय का शादी हुआ था। ठीक है। 1668 में चार्ल्स द्वितीय ने क्या किया? 1668 में चार्ल्स द्वितीय ने क्या किया कि बम्बई को 10 पाउंड वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। फिर 1687 ईस्वी में अंग्रेजों ने पश्चिमी तट का मुख्यालय सूरत से हटाकर कहाँ कर दिया? बम्बई बना दिया था। 1668 में बम्बई को 10 पाउंड की वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। 1687 में अंग्रेज ने पश्चिमी तट का मुख्यालय सूरत से हटाकर मुंबई कर दिया। ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग गैराल्ड एंगियार। गैराल्ड एंगियार कौन थे? गैराल्ड एंगियार जो बम्बई शहर का कौन था? स्थापना किया था। बम्बई शहर का स्थापना किसने किया? तो गैराल्ड एंगियार ने किया था। गैराल्ड एंगियार ने किया था। ठीक है। अब आगे बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा है बंगाल के शासक शाह शुजा ने सर्वप्रथम 1651 ईस्वी में अंग्रेजों को व्यापारिक छूट की अनुमति दी। इस अनुमति को निशान करते हैं। यानी बंगाल का शासक कौन था? शाह शुजा था। सर्वप्रथम 1651 ईस्वी में अंग्रेजों को व्यापारिक छूट अनुमति प्रदान की, जिससे निशान करते थे। 1698 में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 गांव सुतानुती, कालीकट एवं गोविंदपुरा को जमींदारों से 1200 रुपये भुगतान प्राप्त कर लिया था। यानी 1698 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 गांव को सुतानुती, कालीकट और गोविंदपुर की जमींदारी जो है 1200 रुपये के भुगतान कर प्राप्त कर लिया था। यहाँ पर फोर्ट विलियम का निर्माण कराया। फोर्ट विलियम का निर्माण कहाँ करवाया? तो ये कालीकट, गोविंदपुर और सुतानुती में। चार्ल्स आयर फोर्ट विलियम के प्रथम प्रेसिडेंट हुए थे। कालांतर में यही कलकत्ता यानी कोलकाता नगर कहलाया। यानी कोलकाता नगर में कौन कौन थे? तो सुतानुती था, कालीकट था और गोविंदपुरा जमीन थे। ठीक है। 1698 में चार्ल्स आयर को फोर्ट विलियम का प्रथम प्रेसिडेंट बनाया गया था। इसकी नींव जॉन चर्नोक रखी। यानी कलकत्ता शहर का स्थापना किसने किया था? जॉन चर्नोक ने किया था। और गैराल्ड एंगियार ने मुंबई शहर का स्थापना किया था। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कि भारत में फ्रांसीसियों का प्रथम कोठी फ्रैंक कैरो द्वारा सूरत में स्थापित किया गया था। कब किया गया था? सूरत में। कब? तो ये हमारा 1668 में किया गया था। कब किया गया था? 1668 में। यानी भारत में फ्रांसीसियों का प्रथम कोठी जो है फ्रैंक कैरो द्वारा 1668 ईस्वी में सूरत में किया गया था। 1674 ईस्वी में फ्रांसीसी कंपनी के निदेशक फ्रांसिस मार्टिन ने वालीकोंडापुर के सूबेदार शेर खां लोदी को पुदुचेरी नामक एक गांव प्राप्त किया, जो कालांतर में पांडिचेरी के नाम से जाना था। आप बोलेगा कि पुदुचेरी को किसने लिया था? तो फ्रांसिस मार्टिन ने लिया था। ठीक है। वालीकोंडापुर के सूबेदार शेर खां से लिया था। पुदुचेरी किससे लिया था? शेर खां से लिया था। किसने लिया था? फ्रांसिस मार्टिन ने लिया था। अब आता है अंगल फ्रांसीसी संघर्ष। सबसे बात करें भारत में अंगल फ्रांसीसी संघर्ष
अंगल फ्रांसीसी संघर्ष का कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है, यानी कर्नाटक युद्ध के नाम से भी जाना जाता है अंगल फ्रांसीसी युद्ध। प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से लेकर 1748 में हुआ था। 1740 में क्या हुआ था कि ऑस्ट्रिया पर उत्तराधिकार के लेकर यूरोप एवं अंग्रेज के बीच में, यूरोप और अंग्रेज तथा फ्रांसीसियों के बीच में संघर्ष हुआ था। यानी प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? 1746 से लेकर 1748 में हुआ था। क्यों हुआ था? यानी 1740 में ऑस्ट्रिया पर उत्तराधिकार के लेकर यूरोप में अंग्रेज तथा फ्रांसीसियों के मध्य क्या हुआ? संघर्ष हुआ था। इस संघर्ष के कारण भारत में भी दोनों कंपनियों के मध्य 1746 में युद्ध प्रारंभ हो गया। 1740 में युद्ध प्रारंभ हो गया। प्रथम कर्नाटक युद्ध के दौरान लड़ा गया सेंट टोपे के युद्ध फ्रांसीसी सेना की जीत मिली थी। फ्रांसीसी सेना को क्या मिली थी? जीत मिली थी। 1746 युद्ध में प्रारंभ हो गया। प्रथम कर्नाटक युद्ध के दौरान लड़ा गया सेंट टोपे का युद्ध 1746 में लड़ा गया था। प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय फ्रांसीसी को क्या हुआ था? इसमें जीत मिली थी। प्रथम कर्नाटक युद्ध यूरोप में 1748 उसमें हुए थे, 1748 में ख़त्म हुई थी और एक सेपला की संधि से, यानी प्रथम कर्नाटक युद्ध जो 1746 से लेकर 1748 के बीच में चला था, वो संधि कब खत्म हुई थी? तो 1748 में ला सैपल की संधि से खत्म हुई थी। इस संधि से ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार विवाद आपसी सहमति से सुलझा लिया गया था। अब बात करते हैं द्वितीय कर्नाटक युद्ध कब से कब हुआ था? 1749 से लेकर फिर 1754 के बीच में हुआ था। युद्ध का कारण क्या था? हैदराबाद और कर्नाटक की उत्तराधिकारी का विवाद था। पहला तो था ऑस्ट्रेलिया पर हमला कर दिया था, यह उत्तराधिकार के लिए था। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 54 के बीच में हुआ था, किस पर? हैदराबाद और कर्नाटक की उत्तराधिकार के विवाद में हुआ था। ठीक है। हैदराबाद और कर्नाटक में चल रहे इन विवादों में राजनीतिक बढ़त बनाते हुए डुप्ले ने क्या किया? डुप्ले ने हैदराबाद के मुजफ्फर जंग और कर्नाटक के चंदा साहिब का साथ दिया था। यानी डुप्ले ने क्या किया? हैदराबाद में किसका साथ दिया था? मुजफ्फर जंग का। और कर्नाटक में किसका साथ दिया था? चंदा साहिब को दे दिया था। अपरिहार्य रूप से अंग्रेजों को नासिर जंग एवं अनवरुद्दीन का भी सहयोग करना पड़ा। अंग्रेजों को नासिर जंग और अनवरुद्दीन को सहयोग करना पड़ा। कहाँ? ये क्या? कर्नाटक में। हैदराबाद में कौन क्या? मुजफ्फर जंग का और चंदा साहिब का। और नासिरुद्दीन जंग और अनवरुद्दीन का किसमें क्या था? नासिर जंग का किसमें क्या था? उसमें हैदराबाद में, और अनवरुद्दीन का कर्नाटक में क्या था? हैदराबाद। इसे असफ जहाँ की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार को लेकर नासिर जंग का पुत्र भतीजा मुजफ्फर जंग के मध्य विवाद बढ़ गया। क्या हुआ था? हैदराबाद में क्या हुआ था? असफ जहाँ का मृत्यु, यानी हैदराबाद में कौन? चिनखलीज खां था। तो चिनखलीज खां की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार को लेकर नसीर जंग जो था, मतलब चिनखलीज खां का पुत्र था, और भतीजा मुजफ्फर जंग था। दोनों के बीच में मत विवाद खड़ा हो गया था। कर्नाटक में क्या हुआ था? नवाब अनवरुद्दीन तथा उसके बहनोई चंदा साहिब के बीच मत विवाद था। कर्नाटक में था अनवरुद्दीन और उसका बहनोई कौन था? चंदा साहिब के मत विवाद शुरू हो गया था। 1749 में फ्रेंच सेना की सहायता से एक युद्ध अनवरुद्दीन मारा गया और चंदा साहब कर्नाटक का अगला नवाब बन गया। 1750 में नासिर जंग की भी फ्रेंच सेना संघर्ष करता हुआ मारा गया और मुजफ्फर जंग हैदराबाद का नवाब बन गया। अनवरुद्दीन के पुत्र मोहम्मद अली युद्ध से भागकर तिरुचिरापल्ली शरण ले लिए। फ्रांसीसियों ने चंदा साहिब को सेना के साथ मिलकर मोहम्मद अली के दुर्ग को घेर लिया और क्लाइव की इस घेरे को तोड़ने का सफल रहा। कर्नाटक की राजधानी अरकाट अधिकार कर लिया गया था। कर्नाटक युद्ध एक नज़र में देख लेते हैं क्या क्या। कर्नाटक युद्ध एक नज़र में। प्रथम कर्नाटक 1746 से 48 ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के लिए हुआ। प्रभावी 1748 में एक सेपला की संधि हुई, ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार समाप्त हो गया और इसी संधि तहत प्रथम कर्नाटक युद्ध भी समाप्त हो गया। दूसरा कर्नाटक 1754 में इस युद्ध के फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले की हार हुई। दूसरा कर्नाटक युद्ध में फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले की हार हुई, वापस बुला लिया गया और उसकी जगह गोडेहू को भारत में अगला फ्रांसीसी गवर्नर बनाया गया। पंडिचेरी की संधि से जनवरी 1755 ईस्वी में खत्म हुआ था। पंडिचेरी की संधि से दूसरा कर्नाटक युद्ध खत्म हुआ था, युद्ध विराम हुआ था। कर्नाटक का तीसरा युद्ध 1756 से 1763 के बीच में हुआ था। 1756 में शुरू सप्तवर्षीय युद्ध की एक ही अंश था। पेरिस की संधि होने के युद्ध समाप्त हो गया, पेरिस की संधि में हुआ है। तीसरा जो हुआ है पेरिस की संधि द्वारा खत्म हुआ। सप्तवर्षीय युद्ध जो है अंग्रेज और फ्रांस के बीच में हुआ था 1756। इसका तीसरा कर्नाटक युद्ध जो है ना, वो तीसरा कर्नाटक युद्ध जो इसी के लिए है,
किसके लिए है? शतवर्षीय युद्ध के लिए ही। 1752 में स्ट्रिगल्स लॉरेंस के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना त्रिचिन्नापल्ली बचा लिया और फ्रांसीसी सेना ने अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। इस हार के कारण डुप्ले को वापस फ्रांस बुला लिया गया और 1754 में गोंडेहू अगला फ्रांसीसी गवर्नर बनकर आया। जनवरी 1755 में पांडिचेरी की संधि हुई। कब हुआ? जनवरी 1755 में क्या हुआ? पांडिचेरी की संधि हुई। साथ में यह युद्ध समाप्त हुआ। 1760 में अंग्रेजों सेना ने सर आयल कूट के नेतृत्व में वांडी वास का युद्ध लड़ा। वांडी वास का युद्ध 1700 कब हुआ? 60 में। वांडी वास का युद्ध कब हुआ? 1760 में हुआ। 1761 ईस्वी में अंग्रेजों ने पांडिचेरी को फ्रांसीसियों से छीन लिया। 1761 में अंग्रेजों ने पांडिचेरी को फ्रांस से छीन लिया। 1763 में हुई पेरिस की संधि। पेरिस की संधि कब हुई? 1763 ईस्वी में। अंग्रेजों ने चंद्रनगर को छोड़कर शेष अन्य प्रदेशों को लौटा दिया और 1749 ईस्वी में फ्रांसीसी कब्जे में थे प्रदेश भारत को आज़ादी तक फ्रांसीसियों के लिए कब्जे में मिल गया था। ये हमारा आज का पूरा टॉपिक ख़त्म हुआ यहाँ पे। आशा करते हैं आप लोग उसको रिवीजन अच्छे से कीजिएगा और जो नए हैं लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और 7 दिन तक आप मेरे साथ जुड़े रहिए। बहुत ज़बरदस्त तरीके से आप लोगों को तैयारी हो जाएगी और आपको समझ में भी आएगा। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।